नमस्कार दोस्तों घर के अंदर की धूल में पाए जाने वाले सूक्ष्म कीट जिन्हें कि हम डस्ट माइट या धूल कीट कहते हैं, उससे होने वाली एलर्जी को डस्ट एलर्जी या धूल से एलर्जी होना कहते हैं। डस्ट एलर्जी के लक्षण हे फीवर जैसे हो सकते हैं, जैसे कि छींके आना और नाक बहना वगैरह। जिन्हें डस्ट एलर्जी होती है उनमें से बहुतों में दमा के लक्षण भी दिखते हैं, जैसे कि गले में गड़गड़ाहट होना और सांस लेने में दिक्कत होना। डस्ट माइट किलनी और मकड़ी जैसी प्रजाति के होते हैं और बेहद सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें बगैर माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जा सकता है। डस्ट माइट मानव त्वचा से झड़ने वाली मृत कोशिका खाकर जिंदा रहते हैं और गर्म तथा नम वातावरण में पनपते हैं। ज़्यादातर घरों में ये डस्ट माइट बिस्तर, गद्देदार फर्नीचर या कालीन में पाए जाते हैं। यदि डस्ट माइट कम करने के उपाय करें तो इससे होने वाली एलर्जी पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। कई बार एलर्जी से उबरने और दमा को नियंत्रित रखने के लिए दवाओं और उपचार की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए धूल से एलर्जी के लक्षणों की, तो दोस्तों श्वास नली में सूजन के कारण होने वाली डस्ट एलर्जी के लक्षणों की बात करें तो उसमें हैं छींके आना, नाक बहना, आंखों का लाल पड़ना, उनमें खुजली होना या पानी आना, नाक बंद होना, नाक, तालू या गले में खुजली होना, गले में बलगम का रिसना, खांसी, चेहरे पर दबाव और दर्द होना, आंखों के नीचे की त्वचा में सूजन और उस हिस्से का नीला पड़ जाना, बच्चों का बार बार नाक खुजाना। और यदि डस्ट एलर्जी से दमा हो जाए तो उससे कुछ और भी लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत, सीने में अकड़न या दर्द, सांस लेने में गड़गड़ाहट या सीटी जैसी आवाज़ आना, सांस की परेशानी, खांसी और गड़गड़ाहट के कारण नींद आने में दिक्कत होना, खांसी के दौरे या गले में गड़गड़ाहट जो किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण और भी बढ़ सकती है। डस्ट एलर्जी की समस्या मामूली से गंभीर तक हो सकती है। यदि मामूली डस्ट एलर्जी है तो कभी कभी नाक बहने, आंखों से पानी आना और छींके आने जैसे लक्षण दिख सकते हैं। डस्ट एलर्जी गंभीर हो तो अक्सर ये पुराने रोग की स्थिति हो सकती है, जिसमें कि छींके आना, खांसी, बलगम का जमाव, चेहरे पर दबाव और दमे के गंभीर दौरे स्थायी लक्षण हो सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों डस्ट एलर्जी के कुछ लक्षण जैसे कि नाक बहना या छींके आना, जुकाम जैसे हो सकते हैं। कई बार ये फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है कि आपको डस्ट एलर्जी है या जुकाम। यदि ये लक्षण एक हफ्ते से ज़्यादा समय तक बरकरार रहते हैं तो संभव है कि आपको एलर्जी हो। अगर नाक का बंद होना, सांस लेने में गड़गड़ाहट होना या सोने में दिक्कत होना जैसे गंभीर लक्षण दिख रहे हों तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। यदि गड़गड़ाहट और सांस लेने की दिक्कत बढ़ जाए तो तुरंत आपातकालीन उपचार लें। और अब हम दोस्तों जानेंगे धूल से होने वाली इस एलर्जी के कारणों के बारे में कि धूल से एलर्जी क्यों होती है। तो दोस्तों जब रोग प्रतिरोधक तंत्र, परागकण, पालतू जानवर के बाल या फिर डस्ट माइट जैसे बाहरी तत्वों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो एलर्जी हो जाती है। रोग प्रतिरोधक तंत्र एंटीबॉडी बनाते हैं जो कि शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। जब एलर्जी होती है तो रोग प्रतिरोधक तंत्र एंटीबॉडी बनाने लगता है जो एलर्जन विशेष की पहचान हानिकारक तत्व के तौर पर कर लेता है। यदि यह हानिकारक न भी हो तब भी कर लेता है। जब आपका शरीर एलर्जन के संपर्क में आता है तो प्रतिरक्षा तंत्र नाक की नली या फेफड़ों में सूजन पैदा कर देता है और बार बार एलर्जन के संपर्क में आने से दमे से जुड़ी क्रॉनिक सूजन भी हो सकती है। दोस्तों डस्ट माइट मानव त्वचा से झड़ने वाली मृत कोशिकाएं खाते हैं और पानी पीने के बदले वातावरण की नमी से पानी सोखते हैं। धूल में डस्ट माइट का मल और मृत माइट भी होते हैं और इनके अवशेष में मौजूद प्रोटीन ही डस्ट एलर्जी का मुख्य कारण होते हैं। कुछ ऐसे कारक भी हैं जो डस्ट एलर्जी का खतरा बढ़ाते हैं, जैसे कि परिवार में इस बीमारी का इतिहास होना। यदि आपके परिवार के सदस्यों को ऐसी एलर्जी पहले से है तो आपको भी हो सकती है। साथ ही साथ डस्ट माइट के संपर्क में आना। अगर आपके जीवन के शुरुआती दिनों में ऐसे माहौल में रहे हों जहां पर डस्ट माइट बहुत हों तो एलर्जी का जोखिम बढ़ता है। और साथ ही साथ यदि आप बच्चे या युवक हो, बचपन या युवा अवस्था के शुरुआती सालों में डस्ट माइट से एलर्जी होने का खतरा सबसे अधिक होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि धूल से होने वाली इस एलर्जी का निदान कैसे होता है। तो दोस्तों डॉक्टर आपके लक्षणों के आधार पर और आपके घर के बारे में कुछ सवाल पूछकर एलर्जी के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे। ये तय करने के लिए कि आपको हवा में मौजूद किस तत्व से एलर्जी है, डॉक्टर जो है ये रोशनी वाले एक यंत्र के जरिए नाक के अंदर की सतह की जाँच करेंगे। अगर हवा में मौजूद किसी तत्व से एलर्जी है तो नाक के अंदर वाली सतह में सूजन रहेगी और वो हल्की पीली या फिर नीली दिखेगी। अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है और वो आपके कमरे में ही सोता है तो इससे आपकी एलर्जी के कारण का पता लगाना और भी मुश्किल हो सकता है।
तो दोस्तों बात की जाए त्वचा की एलर्जी की जांच की, तो आपकी एलर्जी का कारण पता करने के लिए डॉक्टर एक स्किन एलर्जी टेस्ट करवाने को कह सकते हैं। और इस जांच के दौरान एलर्जन की कुछ मात्रा और डस्ट माइट को त्वचा पर लगाई जाती है और ये जांच अक्सर हाथ पर की जाती है, लेकिन ये पीठ के ऊपरी हिस्से में भी की जा सकती है। जांच के 15 मिनट बाद डॉक्टर एलर्जी संबंधी प्रतिक्रिया पर गौर करेंगे। यदि आपको डस्ट माइट से एलर्जी है तो त्वचा के जिस हिस्से पर डस्ट माइट का सत लगाया गया था वह हिस्सा लाल पड़ जाएगा, उसमें खुजली होगी और वह हिस्सा उभरा सा दिखाई देगा। और इस जांच के दुष्परिणाम आधे घंटे के भीतर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद बात की जाए एलर्जी संबंधी खून की जांच की, तो जिन्हें त्वचा की कोई बीमारी हो या कोई ऐसी दवा लेते हैं जिससे जांच का नतीजा प्रभावित हो सकता है, तो वे त्वचा की एलर्जी जांच नहीं करा सकते। विकल्प के तौर पर डॉक्टर आपको एक ब्लड टेस्ट यानी कि खून की जांच करवाने की सलाह दे सकते हैं, ताकि एलर्जी के कारण का पता लग सके और इस जांच से ये भी पता चलेगा कि आप एलर्जन के प्रति कितने संवेदनशील हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे धूल से होने वाली इस एलर्जी के इलाज के बारे में। तो दोस्तों डस्ट माइट एलर्जी का पहला उपाय है कि हर संभव डस्ट माइट से अपना बचाव करें। अगर आप डस्ट माइट के संपर्क में कम आते हैं तो एलर्जी होने का खतरा कम होगा। हालांकि डस्ट माइट को अपने वातावरण के पूरी तरह हटा पाना संभव नहीं है। लक्षणों पर नियंत्रण के लिए आपको कुछ उपचारों की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि एलर्जी की दवाएं। नाक की एलर्जी से लक्षणों में सुधार के लिए डॉक्टर कुछ दवाएं दे सकते हैं, जैसे कि एंटीहिस्टामिन। ऐसी दवाएं प्रतिरक्षा तंत्र में ऐसे रसायन का उत्पादन कम करने के लिए दी जाती है जो एलर्जी के प्रति सक्रिय होते हैं, और इनसे खुजली, छींक और नाक बहने जैसी परेशानियां कम होती है। दूसरी दवाई है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इस समूह की दवाएं स्प्रे के रूप में दी जाती है और ये सूजन और परागज बुखार यानी कि हे फीवर को कम करने में मदद करती है। स्प्रे के रूप में दिए जाने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड के दुष्परिणाम मुंह से ली जाने वाली दवाओं के मुकाबले कम होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए बंद नाक खोलने वाली दवाओं के बारे में, तो ये दवाएं नासिका मार्ग के टिश्यूज़ की सूजन को कम कर सकती है, जिससे कि आपके लिए नाक से सांस लेना आसान हो जाता है। ये दवाई अक्सर आपके बीपी को बढ़ा देती है और इसीलिए यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है या काला मोतियाबिंद है या फिर कोई दिल की बीमारी है तो ऐसी दवाएं ना लें। जिन पुरुषों की पौरुष ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट बड़ी हुई हो तो इस दवा से उनकी परेशानी और बढ़ सकती है। ऐसी दवाएं लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। बगैर डॉक्टरी सलाह के लिए जाने वाले स्प्रे से आपको अस्थायी तौर पर आराम मिल सकता है, लेकिन यदि आप ऐसे स्प्रे का इस्तेमाल लगातार 3 दिन से ज़्यादा तक करते हैं तो इससे आपकी हालत और भी बिगड़ सकती है। और उसके बाद बात की जाए ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर की, तो ये दवाएं रोग प्रतिरोधक तंत्र के कुछ रसायनों की सक्रियता को रोकती है और इन दवाओं के संभावित दुष्परिणाम में ऊपरी श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन, सिरदर्द और बुखार शामिल है और इससे व्यवहार और मूड में बदलाव, डिप्रेशन या तनाव जैसी कुछ समस्या हो सकती है। और दोस्तों बात की जाए अन्य उपचारों की, जिसमें बात की जाए इम्यूनोथेरेपी की, तो आप अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को एलर्जन के प्रति असंवेदनशील होना सिखा सकते हैं। ये कुछ एलर्जी के इंजेक्शन के माध्यम से किया जाता है, जिसे इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। आपको शुरुआत में हर हफ्ते 1 या 2 एलर्जन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। जैसे इस मामले में उस डस्ट माइट प्रोटीन का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि एलर्जी हो। धीरे धीरे इसकी खुराक बढ़ाई जाती है और आमतौर पर 3 से 6 महीने की अवधि में इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए 3 से 5 साल तक हर 4 हफ्ते पर इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और इस थेरेपी का इस्तेमाल अमूमन तब किया जाता है जब कोई अन्य उपचार काम नहीं आता। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए जल नेति की, तो आप जल नेति की प्रक्रिया के लिए नेति पात्र या किसी बोतल का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेति के लिए विशेष रूप से तैयार नमकीन पानी के साथ बलगम और साइनस से अन्य परेशानी पैदा करने वाले तत्व भी निकल आते हैं। अगर आप ये मिश्रण खुद बना रहे हैं तो ऐसे पानी का उपयोग करें जो साफ़ हो, उबाल कर ठंडा किया गया हो या फिर फिल्टर का पानी हो। इस्तेमाल के बाद नेति पात्र को शुद्ध पानी से ठीक से साफ़ करके सुखा लें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आपको धूल से एलर्जी होने पर कौन कौन सी समस्याएं या जटिलताएं हो सकती हैं। तो दोस्तों अगर आपको डस्ट एलर्जी है और आप इन डस्ट माइट या उनके अवशेष के संपर्क में आते हैं तो आपको कुछ परेशानियां हो सकती है, जैसे कि साइनस इन्फेक्शन होना। डस्ट एलर्जी के कारण आपके नासिका मार्ग के टिश्यूज़ में सूजन आ जाती है, जिससे कि साइनस जो है वो अवरुद्ध हो सकता है। दोस्तों साइनस जो एक खोखली कैविटी होती है जो कि श्वास नली को जोड़ती है, और ये अवरोध साइनस के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा देता है। और साथ ही साथ आपको दमा भी हो सकता है। जिन्हें दमा और डस्ट एलर्जी दोनों हों उनके लिए दमा के लक्षणों पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। उनमें दमा के दौरों का खतरा बढ़ जाता है, जिसके लिए तुरंत डॉक्टरी इलाज या फिर आपातकालीन देखभाल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।